हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ये एनसीईआरटी से लिया गया है 5.10। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन? अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमे तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन आपने ये देखा था पिछली क्लास में, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, इट मींस दैट ऐसी मोशन सर्कल में जिसमें स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन यहां पर सर्कुलर में मोशन अगर हो रही हो तो उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज होगी। अगर हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज हो रही डायरेक्शन, इट मींस दैट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती कभी भी। सर्कुलर मोशन में कभी भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। हाँ, ये हो सकती है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन ऑलवेज विल बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। चाहे वहां पर किसी भी वेलोसिटी से, किसी भी स्पीड से घूमे, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल टर्म इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर सपोज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन चाहिए। अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तब भी चाहिए। अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है तो भी चाहिए। डायरेक्शन तो 100% है कि चेंज होती रहेगी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में सर्कुलर मोशन में। तो इसका मतलब जब कैसी भी स्पीड हो सर्कुलर मोशन में, जब वहां एक्सेलरेशन चाहिए, और हमने देखा था पिछली क्लास में, अगर स्पीड कांस्टेंट की बात की जाए तो हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू की मिलेगी। वो एक्सेलरेशन, उसकी भी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही हो, लेकिन वो हमेशा इनवर्ड होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। सपोज सर्कुलर मोशन ये रही, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या कहीं स्पीड बोल दे, स्पीड हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ए बी सी, स्पीड वी ए पर, बी पर, सी पर, तीनों पर चेंज होगी, अलग अलग होगी। क्या स्पीड चेंज होगी? नहीं। वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। अब स्पीड, लेट स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी। यहां पर गए तो एक्सेलरेशन ये साइड में, यहां गए तो ये साइड में, यहां गए तो ये साइड में, लेकिन एक खास बात होगी एक्सेलरेशन की कि ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी। अब जो हमने पीछे देखा था, जो एक्सेलरेशन है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, आपको ये पता है कि ये जो एक्सेलरेशन होगी, सपोज वो जो एक्सेलरेशन होगी वहां पर कोई न कोई, जब एक्सेलरेशन है तो वो वहां पर फोर्स होगी। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स तो वही है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r फॉर सर्कुलर मोशन, जहां v जो है कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हमने ये लेना यहां पर जो लिया है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, मींस स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगी v²/r आएगी, दैट्स व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू mv²/r। ये तो सेकंड लॉ से हो गया, क्योंकि सेकंड लॉ में ये बताया गया था कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो सेकंड लॉ से हम डिसाइड करते हैं। वही एक्सेलरेशन के कारण उसकी चेंज इन स्टेट आएगी। यहां पर चेंज इन स्टेट कैसे आ रही है? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस दैट यहां पर एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन चाहिए तो v²/r, v²/r ये एक्सेलरेशन चाहिए। इट मींस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ये चाहिए। तो सेकंड लॉ बताता है कि हाँ, इतनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये आता कहां से है? अगर स्ट्रिंग पर आप कुछ स्टोन बांध दे और उसको आप रोटेट करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उस केस में जो स्ट्रिंग की में टेंशन आएगी वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्ट्रिंग के केस में क्या होगी? स्टोन रोटेटेड इन ए सर्कल, इस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यूज कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो होगी ना, 100% होगी। फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही तरह का टर्म है, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर दी फोर्स के केस में। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों साइड में जो प्लैनेट मूव कर रही है उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज प्रोवाइडेड बाय सन। सन कैसे प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन। सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उस प्लैनेट पर। तो सन अगर बीच में है और प्लैनेट मूव कर रहा है तो सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया टुवर्ड्स इटसेल्फ। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन टू द प्लैनेट। ये क्लियर हो गया। अगर कार को आप रोटेट करा रहे हो, कार इन रोटेशन, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द टायर एंड द रोड। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी।
तो इतने सारे आप एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हर सिचुएशन में अलग अलग जगह से मिलेगी, लेकिन मिलनी 100% है, तभी वो मोशन में आएगी, तभी वो सर्कुलर मोशन में आएगी। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? आपको ये यहां पर लिखा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स देखिए एक कंपोनेंट है कांटेक्ट फोर्सेस का। कांटेक्ट फोर्स में को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स। इट इज ए पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। जब कोई सरफेस, दो सरफेस कांटेक्ट में आती है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, तब वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, तब वहां पर पहले कांटेक्ट फोर्स आएगी। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर, एंड दूसरी फोर्स जो सरफेस के अलोंग द सरफेस, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब आपको ये देखना है कि जो फोर्सेस आ रही है कार के केस में, टायर और रोड के बीच में, वो फोर्स जरूर यहां पर कार मोशन में है, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी। वो क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये बात आपको थोड़ा डाउटफुल लग सकती है कि स्टैटिक क्यों है यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जबकि यहां पर रिलेटिव मोशन तो दिख ही रहा है कि हाँ टायर और रोड के बीच में है, लेकिन आपको ये पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, सर्कल है टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब यहां पर अगर व्हील है वो रोड के कांटेक्ट में है, तो मोशन तो इसकी यहां हो रही है, इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द सेंटर तो नहीं हो रही है, या आउटसाइड द सेंटर, मतलब ये सर्कल के बाहर तो नहीं हो रही है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यहां पर इसलिए क्योंकि यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं टायर की कोई मोशन नहीं है, टायर की कोई मूवमेंट नहीं है। जब टायर की मूवमेंट नहीं है, इट मींस दैट हियर इट इज ए इन इंपेंडिंग मोशन इन द सेंस ऑफ टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ इसकी इंपेंडिंग मोशन है, मतलब अगर इसमें ये फ्रिक्शनल फोर्स वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो ये बाहर चल जाती। फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको रोकी हुई है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इनसाइड लग रही है, दैट्स व्हाई ये बैलेंस्ड में है, मतलब हॉरिजॉन्टल। इस अगर आप टुवर्ड्स द सेंटर देखेंगे तो ये सेंटर की तरफ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स यहाँ इनवर्ट लगी जो फ्रिक्शनल फोर्स ने प्रोवाइड किया, एक यहाँ लगती है दूसरी तरफ। वो आपको बाद में क्लियर होगा, मैं जब दूसरे चैप्टर में दिखाऊंगा आपको। क्लियर? तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गई, ये काफी पूछा जाता है। लग रहा है कि हाँ मोशन में जरूर टायर और रोड है, लेकिन ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो टुवर्ड्स द सेंटर है, जो यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर मूवमेंट तो नहीं है कार की, दैट्स व्हाई देयर इज ए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये क्लियर हो गया। अब दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, आइदर कार ऑन द लेवल्ड रोड और बैंक्ड रोड। ये क्या होता है लेवल रोड और बैंक्ड रोड? अगर रोड थोड़ी उठी हुई है इस तरह से, देखा ना आपने मौत का कुआं, सर्कस में दिखाया जाता है कि मौत का कुआं, तो वहां पर आपको क्लियर हो गया होगा वो चीजें। तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड। अगर लेवल रोड पर हो रही है तो आप देख सकते हैं कि उस कंडीशन में, जैसे सपोज यहां पर लेवल रोड, यहां पर अगर कार मूव कर रही है इस तरह से, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की दो कंपोनेंट, एक फ्रिक्शनल एक नॉर्मल। तो नॉर्मल इक्वल टू वेट की हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर देगा एफसी, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है F कर सकते हैं इसको, F इक्वल टू mv²/r। F की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। क्या म्यू एन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। जब ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब यहाँ m और r अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। तो म्यू mg डिवाइड इक्वल टू mv²/r, m कैंसिल, v इक्वल टू म्यू rg √100 में। ये वाली स्पीड निकल गई मैक्सिमम स्पीड। आप इस स्पीड तक चला सकते हैं गाड़ी, इससे आगे जैसे करेंगे तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ चल जाएगी। क्लियर? इस स्पीड से आप जा सकते हैं। एनी डाउट? यहां पर अगर दूसरी सिचुएशन ले, अगर मोशन में हो, अगर बैंक्ड रोड पर हो, बैंक्ड रोड मींस जैसे आप देखेंगे मौत का कुआं, मतलब चारों साइड से थोड़ी रोड उठी हुई हो, बैंक्ड रोड। तो वहां पर अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एक तो नॉर्मल यहां पर होगी n। क्लियर? अगर ये थीटा है और क्योंकि यहां पर कार इस तरह से है ना, थोड़ी उठी हुई है, यहां पर हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स है F। क्लियर? इसको अगर चाहे तो आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तीसरा क्या हुआ? mg। ये तीन तो आपको क्लियर है कि हाँ है। इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं आप। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबकी ले ले, एक वर्टिकल कंपोनेंट ले ले। यहां पर हो जाएगी n cos थीटा, यहां पर हो जाएगी n sin थीटा, और ये हो जाएगी प्लस f cos थीटा, और यहां पर हो जाएगी f sin थीटा। बैलेंस कर दे, n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। क्लियर? n sin थीटा के लिए देखें, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv²/r।
यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं हो रही है, सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। अगर थर्ड लगाते तब बैलेंसिंग करते, जितना बाहर उतना इनसाइड। यहाँ पर तो देख ही रहे एक्सेलरेशन हो रहा है अंदर की तरफ, वो एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब आपको ये भी पता है कि एफ इक्वल टू म्यू एस एन, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, म्यू एस, एस फॉर स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक। यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन भी नहीं है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी नहीं है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। एफ की वैल्यू दोनों तरफ पुट कर दें और आप आंसर निकालें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, तो आप सिंपली एफ की वैल्यू पुट करते जाए दोनों में। इसमें अगर पुट करेंगे तो होगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू अब आप ऊपर रख देंगे, ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगी, अब अगर ऊपर रखेंगे ये वाली वैल्यू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि हमें निकालनी है स्पीड। चलिए ऐसे भी करते हैं, क्या होता है देखते हैं। एम वी स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ये एन हो गई, कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन। सपोज ये पहले से एन है, एन की वैल्यू निकल गई। अब ऊपर वाले से भी एन की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, एन कॉस थीटा, इसको एक इक्वेशन मानते हैं, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एन की वैल्यू निकल गई एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यहां पर आपने देख लिया दो इक्वेशन निकल गई एन के टर्म में, एन के टर्म में दो इक्वेशन निकल गई। आप सिंपली क्या करेंगे, इक्वेट कर दे दोनों को, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं, एम और एम कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अगर यहां पर आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। क्लियर, ये आ गया। पिछले वाले इक्वेशन में क्या थी वैल्यू, जब लेवल रोड के लिए कर रहे थे तो वहां पर जो वैल्यू आई थी वो डायरेक्टली क्या थी, म्यू एस आर जी। यहां पर कौन सी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, प्लस में कुछ और भी आ रही है, प्लस टेन थीटा। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली स्पीड पीछे वाली स्पीड से थोड़ी ज्यादा होगी। इसका मतलब बैंकिंग करने से हम सेफ लिमिट तक थोड़ी और ज्यादा स्पीड बढ़ाकर भी चला सकते हैं। क्लियर। अब अगर सपोज म्यू एस इक्वल टू 0 है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 0 हो, उस कंडीशन में जो वेलोसिटी निकलेगी वी नॉट इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा। क्लियर। तो इसका मतलब अगर ये स्पीड तक आप प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्ड रोड में, अगर ये स्पीड प्रोवाइड करेंगे उस कंडीशन में कोई भी फ्रिक्शन का रोल नहीं होगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि आपने इस स्पीड पर फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन डज नॉट प्रोवाइड एनी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। अगर ये स्पीड से चल रहे हैं तो अगर इससे भी कम स्पीड कर देंगे उस कंडीशन में जो वैल्यू है, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फिर डाउनवर्ड ना लगकर अपवर्ड लगेगा। मतलब तीन सिचुएशन आ गई, 1 2 3। पहली तो ये हो गई, अगर वी नॉट की स्पीड से आप चलाएंगे जो ये वाली वैल्यू है, तो उस कंडीशन में म्यू एस का कोई रोल नहीं, म्यू एस डज नॉट हैव एनी रोल। मतलब म्यू एस इक्वल टू 0, म्यू एस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। अगर वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी है, सपोज वहां पर सरफेस जो है फ्रिक्शनल सरफेस है, तो भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर इस वैल्यू से कम में करेंगे, v इज लेस देन v नॉट, उस कंडीशन में जो कार है वो, उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस के कारण लगेगी वो अपवर्ड होगी, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड होगी। मतलब सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सेंटर की तरफ होती है, तो सेंटर से बाहर की तरफ वो प्रोवाइड करेगा अगर लेस देन वी नॉट से करेंगे। तो अगर ग्रेटर देन वी नॉट से करेंगे तब वहां पर डाउनवर्ड होगी,
जो फ्रिक्शनल फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर होगी, यहां पर अवे फ्रॉम सेंटर। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो जहां भी स्लिप करने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो शो करेगा। सपोज आप किसी को पुश करें, किसी ऑब्जेक्ट को जो टेबल पर रखी हुई है, तो आप अगर पुश करेंगे तो वो आपकी तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की, अगर वहीं पुल करेंगे तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम यू हो जाएगी, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर किसी कार को आपको पार्क में लगाने, पार्किंग करनी है बैंक रोड पर, तो वहां पर जो स्लोप है tan थीटा, ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, किससे? म्यू एस से, या बहुत से बहुत इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी भी tan थीटा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर tan थीटा ज्यादा है तो वो पार्क अप नहीं कर पाएंगे, वो सीधे नीचे ढलान में आ जाएगी। तो ये था आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे लिखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो का लिंक, सब्सक्राइब करें, उनको फोन करके बोले सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।